हम ऐसे यहाँ पर बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, आदत हो गई। सर स्क्रीन शेयर नहीं सर। हाँ सर कुछ चलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, फाइनेंस का क्लास है, कल शाम को था, नहीं ले पाया। अच्छा, तो फाइनेंस में लेवरेज चल रहा था, लेवरेज, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का कनेक्शंस हर जगह में है। बेसिकली दो चैप्टर से ज्यादा कनेक्टेड होता है। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ भी कैपिटल स्ट्रक्चर का बड़ा कनेक्टिविटी है, और दूसरा लेवरेज के साथ भी कैपिटल स्ट्रक्चर का बड़ा कनेक्टिविटी है। लेवरेज क्या है इतना तो आइडिया मिल ही गया है ना। रिस्क जो बिजनेस करने के टाइम पे अराइज होता है, दो तरह का रिस्क है ना सर। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, अनदर इज कॉल्ड, एक ऑपरेटिंग रिस्क होता है, दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल है ना, ये जो दो टाइप ऑफ रिस्क है, ये रिस्क को मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, इस रिस्क को मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसी को हम लोग यहाँ पर लेवरेज चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी इस चीज को समझो सर, कि ऑलरेडी मैंने डीओएल डीएफएल का बेसिक पार्ट कवर कर चुका हूँ, है ना। अगर आप देखो कि अभी तक जो जो टॉपिक स्पेशली कवर अप मैंने किया, मैंने आपको ये समझा दिया कि सर लेवरेज होता क्या है ना, ये समझा दिया सर। लेवरेज में दो तरह का, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली रेंट एंड डिप्रिसिएशन के कारण होता है ना। ऑपरेट बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। एक दुकान खोलोगे, बिजनेस खोलोगे, रेंट लेना पड़ता है, तो उसका एसेट परचेज करोगे तो उसका डिप्रिसिएशन होगा, जो बिजनेस के लिए एक ऑलवेज रिस्क होता है। अगर आप अपना से फॉर एग्जाम्पल आप एक कार खरीद रहे हो, ठीक है, मैं एक बेसिक सा बात कर रहा हूँ, साधारण लोग भी इस बात को समझ सकता है जिसको कोई नॉलेज नहीं। आप एक कार परचेस कर रहे हो, मानो बिजनेस के लिए कर रहे हो, कैब चलाने, ठीक है। गाड़ी को खरीद लिया, जैसे ही तुमने शोरूम से गाड़ी को निकाला, मानो क्या आज के डेट में कैब चलाने के लिए अच्छा कार क्या है, मारुति सुजुकी वैगनर, सीएनजी में चलता है ना, अच्छा माइलेज है, 30 के ऊपर माइलेज है, ठीक है। तो अप्रोक्स 7 लाख के अराउंड आसपास की प्राइस में आपको मिल जाता है। अब मानो आपने 7 लाख रुपए से एक मारुति सुजुकी वैगनर परचेस किया, और वैगनर को परचेस करके आपने सोचा कि इसको कैब में चलाएंगे, लेकिन आपका कैब में आपने उसको ठीक ठाक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, गाड़ी मैक्सिमम दिन घर पे पड़ा रहता है, और गाड़ी मैक्सिमम दिन घर पे पड़ा रहता है, तो गाड़ी का जो एसेट है वो डिप्रिशिएट होने लगता है ना। गाड़ी चलाओ ना चलाओ, गाड़ी का वैल्यू तो गिरेगा, और वैल्यू गिरने का क्या है कि जैसे ही गाड़ी पुराना होता जाएगा, है ना, तुम किसी को बेचने जाओगे तो तुमको दाम नहीं मिलेगा। ऐसे तो गाड़ी जैसे ही शोरूम से निकलता है 70%, 30% वैल्यूएशन खत्म, है ना। शोरूम से निकलते ही 30% वैल्यूएशन खत्म, फिर अगर 1 साल घर पे पड़ा रह गया तो 50% वैल्यूएशन खत्म। वेरी फ्यू मॉडल्स है गाड़ी में जिसका मार्केट में रीसेल वैल्यू थोड़ा देखने को मिलता है, वेरी फ्यू मॉडल्स। जैसे वो भी डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर टाइम पे निकला था। जैसे मारुति सुजुकी का डिजायर, डिजायर पुराना भी बहुत बिकता है, उसका इंजन अच्छा है, तो और जो लोग कॉमर्शियली चलाते हैं उनको काफी फायदा होता है, तो पुराना डिजायर भी लोग आज भी खरीदने के लिए ढूंढता है। देयर आर सर्टेन कंपनीज मैंने का बाइक कार है जो रिसेल वैल्यू मिलता है, बट मैक्सिमम केस में डिप्रिसिएशन तो होगा ही। तो डिप्रिसिएशन रिस्क है कि नहीं है, बोलो, रिस्क है ना। रेंट, रेंट भी तो बहुत अलग लेवल का रिस्क है। हर कोई थोड़ी ना अपने पापा का संपत्ति में बिजनेस कर पाते,
हाँ, और कितना ही लोगों का पापा का संपत्ति होता है बिजनेस करने का, है ना? देयर आर वेरी फ्यू, मैंने काउंट हो जाएगा कि इनका पापा का था इसलिए वो कर पा रहे, और जनरली जिनका पापा का होता है वो तो कर ही नहीं पाता। मैंने पापा का चीज को आगे लेके जाना बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, और जो करते हैं काफी अच्छे लोग। जैसे मुकेश अंबानी ने अपना धीरूभाई अंबानी का बढ़ाया, बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप में तो बच्चा लोग कम ही होते हैं, जनरली ये सीईओ सीएफओ से ज्यादा चलता है। तो पॉइंट इज दैट रेंट, जैसे बिग बाजार का सबसे बड़ा रिस्क क्या था? बिग बाजार मैक्सिमम जो भी शोरूम लिया था ना, सब बड़ा बड़ा खरीद लिया था, और कहाँ और कुछ जगह में तो रेंट ले लिया था, यानी बहुत ही हाई फाई प्राइम लोकेशंस पे सब रेंटेड प्रॉपर्टी था, खर्चा उनका बढ़ रहा था। तो इसके कारण बिजनेस को रिस्क हो रहा है, अगर ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन कोई भी इकोनॉमिक डाउनफॉल या इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, इकोनॉमिक डाउनफॉल या क्राइसिस के दौरान, जैसे कि कोरोना काल में बिग बाजार को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, डेली सेल बंद हो गया। और बिग बाजार का एक सबसे खराब बात क्या है कि खराब जो मुझे, मैं इसका शुरू से ही मैं इसका आलोचना करता हूँ कि बिग बाजार इतना अच्छा एक मार्केट बनाने के बाद भी अपने आप को ऑनलाइन में टाइम पे कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चा बच्चा बिग बाजार जानता था, फैमिली टू फैमिली जानता था, स्पेशली सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल नहीं, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, यानी इंडिया के ईस्टर्न साइड एंड नॉर्दर्न साइड बिग बाजार ज्यादा चला। तो तुमने क्यों कन्वर्ट नहीं किया ऑनलाइन पे? अगर कर लेते तो, तो आज बिजनेस रह जाता। फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे बिजनेस तो ऑनलाइन में ही सरवाइव करवाया सारा, अभी भी कोई ऑफलाइन स्टोर तो इनका होता नहीं है। ऑनलाइन में आ जा रहे हैं, पर पेंटालून्स को ऑनलाइन में लोग इतना पसंद नहीं करते, उतना अच्छा नहीं है। मैं पेंटालून्स, मेरे को एक बार फीडबैक मांगा था, ऐप है, ऐप है पर उतना अच्छा नहीं है। मैंने तो ऑनलाइन ऐप देख के उतना बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं लगेगा। मैं देखा, पेंटालून्स से मेरे से एक बार फीडबैक मांगा था कि सर आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस, और कुछ जेन्युइन फीडबैक चाहिए था। हाँ ना, ऑफलाइन में, मैं ऑफलाइन पेंटालून्स में लेता हूँ तो ऑफलाइन ही जाता हूँ। तो वहां पर मेरे को एक बार फीडबैक मांगा, वहां का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, हेड, तो मेरे से ऐसे ही फाका था, फीडबैक मांग रहा था, तो बोला क्या इंप्रूव हो सकता है? तो मैं बोला कि सब कुछ आप लोगों का तो अच्छा है, कुछ बोलने लायक है नहीं, जो जैसा आप लोग बोलते हो रिजनेबल, जो प्रोडक्ट बेचते हो उस हिसाब से दाम ठीक ही है, आप दाम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। कस्टमर केयर अच्छा है आप लोग, ठीक है, पेंटालून्स में कस्टमर केयर ठीक ठाक है, और ये जहाँ पर इवन रिलायंस से बेहतर है, और जहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, बिलिंग काउंटर में भी सर्विस ठीक ठाक मिलता है, पेंटालून्स में मेरा एक्सपीरियंस सही है। लेकिन आप लोगों का सबसे खराब जो है वो है कि आप लोग जो ये ऑनलाइन में भी कूपन वगैरह देते हो रिडीम करने का, आप लोग का ऑनलाइन कूपन तो ठीक है, कूपन आप दे रहे हो कि ऑनलाइन परचेस में, बट आप लोगों का ऐप सही नहीं है। मैंने जितना मॉडर्न होना चाहिए, जैसे मिंत्रा का ऐप हो, है ना, आप लोग अपना ऐप को थोड़ा बेहतर करो। आपके पास तो पैसा का, मैंने पैसा का बात में नहीं बोला, उनके पास तो कोई पैसा इश्यू नहीं है ना, तो एक बेहतर ऐप क्यों नहीं बना रहा है? वो मेरे को ठीक नहीं, ठीक है। शायद वो ये सोच रहे कि आप बन जाने से, जैसे मेरा ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लास देता हूँ बोल के सब ऑफलाइन आते ही नहीं है, शायद वो भी ऐसा सोच रहा हो। तो सो मे बी ये एक संभावना हो सकता है, बट फिर भी ऑनलाइन ऐप को बेहतर रखना चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो, प्रोडक्ट का इमेज क्वालिटी बेहतर करे, है ना। दे हैव मनी, दे कैन डू दैट। मैंने एक मिंत्रा जैसा ऐप तो वो लोग बना ही सकता है। मिंत्रा में शॉपिंग में मिंत्रा सबसे बेस्ट ऐप है ना, मैंने स्पेशली लेडीज शॉपिंग में मिंत्रा सबसे बेस्ट है, सही बोला कि नहीं? और भी कंपनीज का ऐप है, एक आजियो का है। हाँ, मिंत्रा ज्यादा अच्छा है, देखा। हाँ, ज्यादा फैशन में मिलता है, उससे भी बड़ा बात यूजर फ्रेंडली है, मैंने तुमको वैरायटीज चीजें देखने को मिलता है, और ऐप बहुत ही स्मूथ काम करता है, यूजर फ्रेंडली है। तुम नंबर ऑफ सेक्शंस इतना सुंदर से बना है, यूजर फ्रेंडली नहीं होगा तो कैसे चल पाएगा? आज यूजर फ्रेंडली नहीं है। इंट्रा बहुत अच्छा है, शॉपर स्टॉप वगैरह का भी ऐप है, बट दे आर आल्सो नॉट एट दैट लेवल, ठीक है। सो मैं ये सब देख चुका हूँ,
इसीलिए मैं पेंडुलम्स को एकदम सही फीडबैक दिया था कि आप अपना ऐप को ऑनलाइन में लोगों को परचेस करने के लिए कूपन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि ताकि ऑनलाइन बूस्ट करे। तो ऑनलाइन को बूस्ट करना ही है तो ऑनलाइन ऐप को ठीक करो आप। पेंडुलम्स का नाम बच्चा बच्चा जानता है ना? लुंगी और पैंट मिलके बना पेंडुलम। पतलून से पतलून पैंटलून, पैंट एंड लुंगी पैंटलून। अरे ये सब मैं बना रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम से पैंटलून बना। आई थिंक पतलून से होगा। हाँ, पतलून से हो सकता है, पतलून पैंटलून्स। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस को कितना रिस्क होता है। अच्छा, साथ में अगर मान लो कि आपने जो, जैसे मैं आपको भी बोला कि एक रेंट का इशू था, ठीक है। अगर मानो आपका लोन भी चल रहा है, तब तो आपका इंटरेस्ट का इशू हो जाएगा। जैसे मानो आपने कैब खरीदा और कैब को लोन में खरीदा, 7 लाख का लोन लेके कैब खरीदा, है ना? अभी जैसे एग्जांपल दे रहा था, एक साधारण लोगों की तरह बताने का कोशिश करो, ठीक है। कि आपने कैब खरीदा 7 लाख में, एक ड्राइवर रखा, है ना? आज के डेट में एक कैब खरीद के चलाने से ड्राइवर को कम से कम 15,000 रुपये देना पड़ेगा, है ना? तो गाड़ी चला के 15-30 हजार आएगा। अगर आप 30,000 गाड़ी चला के रेवेन्यू कमाते हो, उसमें से 15,000 रुपया तुम ड्राइवर को दोगे। तेल का खर्चा माइनस करना पड़ेगा, है ना? तेल का खर्चा माइनस करना पड़ेगा। तो तेल का खर्चा माइनस करने के बाद गाड़ी का जो भी बीच में थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस होता है, और सारा दिन गाड़ी चलता है, मोबिल चेंजिंग तो करना ही पड़ता है। तो मोबिल चेंज, बेसिक मेंटेनेंस और ड्राइवर का खर्चा माइनस करने के बाद एक कैब से तुमको कितना अर्निंग हो जाएगा? 5-7 हजार बचता है। अगर कैब चला के कमाना है तो खुद को ड्राइवर बनना है, तब जाके सर्वाइव, तब सेविंग होगा। 5-7 हजार में तो आप खुद का ही नहीं चला पाओगे। एक कैब अगर आपका खुद का नहीं है, लॉस माने बेसिकली वो कुछ नहीं है, फिर 4 कैब लेना पड़ेगा, तब जाके 20-25 हजार देख पाएगा। चलो ठीक है, कैब का एक सुविधा है कि कैब चलेगा तो ईएमआई आ जाएगा, उसका चिंता नहीं है। बड़ा शहर में कैब चलता है, इशू नहीं है ना? लेकिन चार चार कैब होगा तो 4 ड्राइवर होगा, है ना? इसीलिए आजकल, पहले ना हमारे कोलकाता में, मुझे याद है मैं जब बचपन में कोलकाता आता था रेगुलरली, पापा का सब बिजनेस पार्टनर्स लोग है ना, तो एक एक जन के पास जाता था जो पापा के साथ टिम्बर का बिजनेस करता था। ज्यादातर यूपी वाले, बिहार वाले ज्यादा होते थे। इनके पास एक एक जन के पास 10-10 टैक्सी हुआ करता था। 10-10 टैक्सी, मानी ये पीला टैक्सी। तो 10-15 करके टैक्सी था। हम तो बड़ा खुश होते थे और सबको जाके बोलते थे कि मेरा पापा का दोस्त है ना, एकदम सारा टैक्सी है। तो जब भी स्कूल में पूछता था कौन कौन कोलकाता में टैक्सी में चढ़ा, कौन हावड़ा ब्रिज देखा, मैं हमेशा नंबर 1। ठीक है, मैंने ऐसा कोई चीज नहीं कोलकाता रिलेटेड जो मेरे को नहीं पता था। मैं बात कर रहा हूँ 94-95, ठीक है, मेरे को सब पता था। तो दिक्कत ये था, लेकिन मैं एक्चुअली क्यों ये बात छेड़ा, क्योंकि उस टाइम पे टैक्सी खरीद के अपने पास रख के, ड्राइवर रख के इतना पैसा आता था कि 10 टैक्सी पाल के भी तुम पैसा वाला बन जाता। बट अभी वो मार्केट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि तब तो ईएमआई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सारे टैक्सी कैश से खरीदना पड़ता। और ड्राइवर को भी तो मिनिमम पेमेंट में काम करा सकता था, क्योंकि लोग ही नहीं था काम करने के। प्रॉपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत मुश्किल से लोन मिलता था बैंक से। ईएमआई कॉन्सेप्ट से तो मैंने बहुत ही खराब हालत था, मैंने हर किसी को ऐसे, जैसे आजकल जैसे किसी को भी ईएमआई दे देता है ना? 50,000 तो गाड़ी ईएमआई में दे दो, ऐसा हो गया ना आजकल। तुम जाके 5,000 डालो, अभी तुमको ईएमआई दे दे, फिर गाड़ी चला के गाड़ी का लोन सुधर जाए। तो अभी नॉर्मल लोग भी गाड़ी खरीदने लगा, है ना? पहले वो नहीं खरीद पाता था। तो उस जमाने में 1990 में, 95 में, 2000 साल तक, इवन 2005-6 साल तक भी टैक्सी का मार्केट, मैंने कैब का मालिक होके, मैंने अगर आप चाहते हो कि मेरे पास 10 कैब हो तो हम उसमें पैसा कमा सकते हो। बट आज के डेट में कंपटीशन इतना हो गया, कैब मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या तो बहुत बड़ा कैब ओनर्स होना पड़ेगा, लाइक यू हैव एटलीस्ट 30-40 कार्स है, प्रॉपर मैनेजमेंट, और सिर्फ कैब नहीं, कंपनी को सर्विस देना,
टूरिस्ट के लिए सर्विस देना, अगर सारा चीज एक साथ करते हो तो घर में एट द एंड ऑफ द मंथ 1.5-2 लाख देख पाओगे। लेकिन उसके लिए जो माथापच्ची है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो नॉर्मल लोग कर ही नहीं सकते। यानी आप कोई सोचेगा कि एक दो कैब खरीद के चलाए, वो तो ईएमआई के चक्कर में फंसा है। ईएमआई रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, ड्राइवर का कॉस्ट फिक्स्ड है, देना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ आपसे, एक कैब से मैं बेसिकली ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपसे आपको कि सर ये आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज आपके बिजनेस के लिए रिस्क होता है, और इसको मैनेज करना ही फाइनेंशियली आपका सबसे बड़ा टारगेट। हर कंपनी, चाहे वो कितना भी छोटा कंपनी हो, कितना भी बड़ा कंपनी, उसका यही कॉन्सेप्ट से ही उसका मेन लेना देना। जैसे आप जब भी कोई कंपनी का शेयर परचेस करने जा रहे हो, जाओगे फंडामेंटली, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस को अंदर से कैसे मैनेज कर रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने का क्या मतलब, क्यों सिखाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? या तो आप किसी कंपनी का अंदरूनी लेवल में जाके उसका फाइनेंस को मैनेज कर पाओ, और एज ए इन्वेस्टर्स ऑफ एनी बिजनेस आपको फाइनेंस समझना चाहिए, कंपनी अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है इसको अंडरस्टैंड करना है ना। ठीक जैसे अभी मैं कैब का समझाया, मानो आप ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो एज एन इन्वेस्टर्स, ठीक है, चाहे छोटा इन्वेस्टर्स हो सकते हो या बड़ा इन्वेस्टर्स हो सकते हो, बट ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आप उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी को फाइनेंस कैसे संभाल रहे हैं, आप उसके बारे में जानने का कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, कि भाई वो उसका मार्केट में क्या सिचुएशन है, कितना लोन है, कितना उसका कहाँ कहाँ रिस्क है, उसका मार्केट में मार्जिन रेवेन्यू कितना आता है ना। तो जितना रेवेन्यू आता है, क्या उस रेवेन्यू से उसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाता है क्या, और अगर निकल रहा है, अगर फ्यूचर अच्छा है, तो क्या भविष्य में इसका सेल बढ़ने का संभावना है क्या। ये सारा चीज एनालिस करने के बाद अगर आपको कोई शेयर सस्ता रेट में मिले और उसका भविष्य सही दिखे, तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते, समझे, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली आपको एज एन इन्वेस्टर्स बिजनेस के अंदर का बात समझाते हैं, और एज ए फाइनेंस मैनेजर आप जब कंपनी का फाइनेंस संभालते जाओगे, कंपनी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि बताओ कैसे मैनेज कर, बताओ कैसे मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बंद होना पड़ेगा। जेट एयरवेज बंद हो गया है, समझ रहे हो, बिग बाजार बंद हो गया है, रिलायंस कम्युनिकेशंस बंद हो गया है, बड़ा बड़ा नाम बोलो, जी प्रॉब्लम में सरवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं, डिश टीवी खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, वो जी का ही है। फिर आपका ये बड़ा कम, जितना बड़ा नाम याद आ रहा है, अरे नाम भूल गया, वोडाफोन आइडिया किसी तरह से सरवाइव करने का कोशिश कर रहा है, किसी तरह से। तब प्रॉब्लम कहाँ है, यही फाइनेंशियल मैनेज, फाइनेंस मैनेज करना ही सबसे बेहतर मुश्किल का काम होता है। जो मैनेज कर पाएगा वही चल पाएगा, जो नहीं कर पाएगा उसको। और फाइनेंस को मैनेज करने के साथ साथ बिजनेस के अंदर इनोवेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अपने आप को एडप्ट करने का एक सुविधा होना चाहिए, तब जाके आप अपना बिजनेस को चला पाओ। ये लेवरेज चैप्टर को कोई मामूली चैप्टर ना समझे, समझे। हाँ, अच्छा, मैंने डीओएल तक पूरा क्लियर कर दिया, डीओएल का क्वेश्चन भी हुआ था लास्ट क्लास में। आज मैं बोला था कि सर फॉर्मूला नंबर 2 डीएफएल को एक्सप्लेन करो, सही तो नहीं रे, अरे ठीक बोल ची तो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर, चलो लिखो सर, ये डीएफएल कॉन्सेप्ट भी दे दिया था, बस आज डीएल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। डीएफएल माने वो ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, माने जो फाइनेंशियल खर्चा कंपनी को मैंडेटरीली करना पड़ता है। इसका मैंडेटरी कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप होता है, चलो एक कंपनी का हिसाब दिखा देता हूँ, कोई भी कंपनी का नाम बताओ, अभी हिसाब दिखा देता हूँ। अच्छा वोडाफोन आइडिया बता देता हूँ, यही बोलने वाले थे, वेरी गुड। कहाँ दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, टिकट,
टिकट टेप में कंपनी का इंफॉर्मेशन थोड़ा इजीली मिल जाता है। टिकट टेप, स्क्रीनर, टिकट टेप का मुझे इसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, मैंने आंखों को सुनता है। स्क्रीनर ज़्यादा अच्छा, स्क्रीनर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अच्छा मैंने, हाँ मैंने क्लियर है, समझाने के लिए अच्छा क्लियर। स्क्रीनर तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जिसको नॉलेज होगा वही समझ पाए। मैं स्क्रीनर यूज करता हूँ, लेकिन पढ़ाने के टाइम पे मैं टिकट टेप यूज। स्क्रीनर में फीचर्स बहुत अच्छे, ऐसा स्टॉक चाहिए सब एकदम निकल के दे देगा। अरे आज वोडाफोन पॉजिटिव देखा, हाँ? इसका एक रीजन है, सरकार के साथ इनका कुछ खबर था, तो सरकार ने एक खबर, क्या हुआ, लग गया, कैसे लगा, छोड़ दो बाद में लेंगे, पानी दे दो थोड़ा सा, धीरे से खोलना, इसका हीट कंट्रोल में नहीं है। वोडाफोन का फाइनेंशियल्स में चलो सर, शेयर छोड़ो अभी। इसका शेयर का इसका ग्रोथ के पीछे रीजंस है कि वो गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ पैसा लेन देन का मैटर था। तो खबर ऐसा था कि गवर्नमेंट से इनसे पैसा मांग रहा है, पर वोडाफोन ने बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ये खबर ऐसा कुछ नहीं, करेंटली ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए शेयर में इतना नहीं हुआ। क्योंकि सरकार को बहुत सारा पैसा मिलेगा वोडाफोन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत सारा केस में इनको छूट भी दे दिया, बहुत सारा केस में छूट भी दे दी, ताकि ये बिजनेस को बचा पाए। ये इस फील्ड में ज्यादा कोई तो है नहीं, जियो और एयरटेल के अलावा और तो कोई है नहीं नेटवर्किंग बिजनेस पे, टेलीकम्युनिकेशन पे। तो वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट चाहता नहीं कि ये बंद हो, गवर्नमेंट चाहता है कि ये बच जाए, इसलिए बहुत तरीके से कोशिश कर। रिसेंटली तो सरकार ने वोडाफोन इंडिया आइडिया पे अपना 49% स्टेक ले लिया। कितना? 49%। सर और 2% ले लेता, मेजोरिटी हो जाता, मतलब फिर तब हम लोग बोलते वोडाफोन आइडिया सरकारी हो गया। लेकिन अभी ये सरकारी नहीं बना, क्योंकि 49 माने सरकारी नहीं हुआ, लेकिन 51 होते ही सरकारी हो जाता। और आदित्य बिरला ग्रुप जिसका अच्छा स्टेक है इसमें, उसका शेयर होल्डिंग 20% से गिर के 9% में, कुमार मंगलम बिरला। ऐसे बिरला ग्रुप का बाकी बहुत सारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। जैसे कुछ देर पहले पेंटालून्स का बात कर रहे थे, वो भी इन्हीं लोगों का। पेंटालून्स को बनाया बनाया था बिग बाजार वाले ने, फ्यूचर ग्रुप बना के, फिर उसको फ्यूचर ग्रुप ने पेंटालून्स को बेच दिया आदित्य बिरला फैशन। जानते थे? आज जान लो सर, आप कितना जान। सर आइजैक न्यूटन को जब दुनिया बोला था कि आप कितना ज्ञानी, तो न्यूटन ने बोला था समुद्र किनारे पत्थर उठा रहे अभी, इतना बड़ा समुद्र है, बस 2-4 पत्थर ही उठाए, कुछ भी नहीं था। कौन? मैं सारा दिन न्यूज के सामने बैठे रहता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे घर पे टीवी ही नहीं है, सीरियसली, मेरे घर पे टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, टीवी है ही नहीं। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के टाइम पे बोला था मैम को, मिसेस को, कि एक टीवी लेते हैं ना बड़ा सा, तो बोलता है तुम देखोगे तो लो, तो मैं बोला छोड़ दो। मैंने टीवी देखने का समय कहाँ है, जितना जरूरत होता है मोबाइल से थोड़ा बहुत हो जाता है। मैं सीरियसली मैं न्यूज देखता ही नहीं। हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैं सारा दिन पढ़ता बहुत हूँ, और भी प्लान करके नहीं, अनप्लान। अनप्लान समझते हो? अनप्लान माने कोई प्लानिंग नहीं रहता मेरा कि इतना बजे उठना है, इतना बजे पढ़ना है, मेरा कोई प्लानिंग नहीं रहता, ऐसा ही चलता है।
जैसे मानो एग्जाम्पल के रूप में अभी क्लास करा रहा हूँ, क्लास खत्म होगा, मैं मोबाइल को थोड़ा सा ये करूंगा, तो उसी के बीच में अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख जाए तो मैं फालतू चीज को छोड़ के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को 2 मिनट में एक बार रीड कर लूंगा, तो मेरे दिमाग में वो चीज एक बार बैठ। इसी तरह से सारा दिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उस पर फोकस रखूँ, और फिर वो ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। और जो भी मोटा मोटी बिजनेस रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड मैटर होता है, मेरे को रुचि है इस चीज में, है ना, तो ज्यादा कनेक्ट कर लेता है मुझे, इसलिए बाकी सब ऐसे तो चीजें बहुत है। मैं एक बार मेरे एक दोस्त का फोन देख रहा था, उसमें सिर्फ गॉसिप चीजें भरा पड़ा था, जैसे बॉलीवुड में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, किसका ब्रेकअप हुआ किसका नहीं हुआ, उसी को वही न्यूज दिखाते हैं। तुम जैसा चाहोगे, जैसा चीजें तुम गूगल में सर्च करोगे, गूगल तुमको उसी रिलेटेड खबर दिखाएगा। तुम अगर देखोगे कि शाहरुख खान गौरी खान का ब्रेकअप हो रहा है, कल पता चल जाएगा ऋतिक का क्या हुआ, सलमान का क्या हुआ, सब खबर आना है। फिर वो जूम बोल के एक बॉलीवुड का न्यूज है, उसी का खबर तुमको दिखाएगा। मेरे को नहीं दिखाते क्योंकि मैं उनका खबर नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोगों का फोन चेक करो तुमको सारा दिन जूम का ही खबर दिखाएगा। और ऐसे भी फोन हमारा बात सुनता है। हाँ, पता नहीं इसके अंदर कुछ फीचर्स है, ये सुनता है हमारा बात, जो भी हम बोलते हैं घर पे नॉर्मल में। मैं ऐसा बहुत बार ट्राई करके देखा, एक दिन ऐसे ही बोला कि डोसा खाना है, 2 मिनट बाद देखा फोन में डोसा का इमेज आया। सुनता है हम लोग का बात। मे भी तुमने कुछ ऐसा सर्च किया होगा। एकदम फोन सब कुछ तुम्हारा सुनता रहता है, भयंकर चीज है। देखो, वोडाफोन आइडिया का फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ाना है ना सर, इसलिए एक बार वोडाफोन आइडिया का फाइनेंशियल कंडीशन दिखा। 2000 फाइनेंस में हमें, चलो इनकम स्टेटमेंट ही दिखा देते हैं। इसका रेवेन्यू देखो कितना किया, 4,000 करोड़। हाँ 25 का, अच्छा 25 का सारा डेटा पूरा पूरी नहीं मिला अभी तक। 2000 क्योंकि अभी 25 खत्म नहीं हुआ ना, तो 24 का देख लो, 24 का देख लो, 43,000 करोड़ का था। फिर वहां से खर्चा वर्चा माइनस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह खर्चा करने के बाद 16,000 करोड़, तो एबिट आया सर इसका 17,999 करोड़। मैंने प्रॉफिट तो किया, मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है, मैंने डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के एडजस्ट करने के पहले तक इसने 17,000 करोड़ का, 17-18,000 करोड़ का प्रॉफिट तो किया सर। इसके बाद जैसे ही डिप्रिसिएशन देखो इसका 17,000 करोड़ का, 17-18,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन डिप्रिसिएशन देखो 22,000 करोड़। और आप लोग के कॉपी में आप चेक करो, मैं आपको जब पढ़ाया कि लेवरेज का पहला पॉइंट में ही देखो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट एंड डिप्रिसिएशन। वोडाफोन आइडिया को, वोडाफोन आइडिया को किसने मारा, वोडाफोन आइडिया को किसने मारा? हाँ नहीं नहीं, मारा इन द सेंस मैंने, इसका सबसे बड़ा दिक्कत का विषय क्या हो गया, उसका डिप्रिसिएशन। मैंने कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये जो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद भी क्या चीज उसका प्रॉफिट को खा लिया, डिप्रिसिएशन। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है सर इतना डिप्रिसिएशन, फिर आपको अभी नेटवर्क बिजनेस समझना है, ये टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस समझना है। सर टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में जो नेट टावर का यूज होता है, ये टावर के ऊपर इसका सारा फीचर्स डिपेंड है। टावर और केबल का लाइन जो समुद्र से चारों तरफ उसका बिछा हुआ है, समुद्र से वो मिट्टी के नीचे नीचे से शहर शहर पे लाइन जोड़ा है, और फिर उसके नीचे नीचे से फिर टावर से वो लाइन को कनेक्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर, क्या चीज है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो पूरा पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो नेटवर्क है ना, वो पूरा समुद्र के नीचे नीचे से ही है। हाँ, और फिर एक एक जगह में, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा सर्वर बना हुआ है बैंगलोर में, मैक्सिमम इंडिया का मैक्सिमम सर्वर जो कनेक्ट होता है वो बैंगलोर से होता है। नियरेस्ट सिटी
जो भी रहेगा वहां पर एक सर्वर बनाने का कोशिश करता है, बट मैक्सिमम इंडिया में बैंगलोर से कंट्रोल होता है और हमारे कोलकाता से भी कुछ कंट्रोल होता है। मेन मेन सिटी को कवर अप करता है वो नेटवर्क का। तुम टेलीकम्युनिकेशंस का जब भी चेक करोगे दिखेगा। नॉर्थ ईस्ट का नेटवर्क कंडीशन अभी भी बहुत खराब है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पहुंचने के लिए जो केबल का जिस तरह से सर्कुलेट होना चाहिए वो होने के लिए बांग्लादेश बीच में आ गया बोल के दिक्कत हो रहा है, कि बांग्लादेश के नीचे वाला समुद्र तो हमारा नहीं है ना, इसलिए हम वहां पर कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हमें यहाँ से सिलीगुड़ी जाके फिर सिलीगुड़ी से वहां से निकालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में नेटवर्क कंडीशन उतना बेहतर नहीं है, उसी को ठीक करने के लिए सरकार बड़ा कोशिश कर रहा है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर बाई नेटवर्क से कनेक्टेड ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना सर, तो बहुत बेनिफिट होगा, और बहुत कॉस्टली होते हैं। अब जियो तो रिसेंटली अपना काफी पैसा लगा के अपने नेटवर्क एबिलिटी को काफी बेहतर किया। जब जियो ने ये किया सारे लोग जियो में शिफ्ट हो गए। ये 4G और 5G सर्विस जियो ने ही तो हम सबको दिया है ना। एयरटेल तो 4G लाने पे बहुत मुश्किल किया, और जब 4G ला भी दिया हर जगह में 4G उसका पहुंचा नहीं। इसलिए जब तक ये सिचुएशन था, ऑब्वियसली अगर जियो हमको बेहतर फैसिलिटी देगा है ना, तो फिर हम जियो पे ही जाएंगे ना जनरली। फिर एयरटेल अपना सारा पैसा जो इतना साल से कमाया था उसको यूज करके फिर धीरे धीरे अपना फिर से पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर को जो खराब हो गया था उसको डेवलप किया। यानी बेसिकली ये टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आपके फोन में टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो रहा है, वैसा ही टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क तो वो तो मेन है, वहां पर भी टेक्नोलॉजिकल बहुत चेंजेस हो रहा है। जो फाइबर का जो बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर एक्सेट्रा, वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना चाहिए। टावर का जो भी सिचुएशन है उसको ठीक करना चाहिए समय के साथ साथ, जिससे आपको बेहतर स्पीड मिले, बेहतर एफिशिएंसी मिले, डाउनलोड अपलोड स्पीड बेहतर हो, है ना। दुनिया में हर देश का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, इंडिया अभी काफी पहले से बेहतर हुआ। बहुत सारे देशों में अभी भी 2G चल रहा है, समझ रहे हो। अब इंडिया इतना डेवलपमेंट किया है आप समझ नहीं सकते इसको। अब यूरोप जाओगे हमारे यहाँ से और भी बेहतर क्वालिटी स्पीड है, बट आजकल हम लोग ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप जैसा नेटवर्क बनाने। पहले तो मुझे याद है 2004-5 का बात कर रहा हूँ मैं, जब से इंटरनेट मोटा मोटी यूज करने लगा, अराउंड माई 15 ईयर्स के आसपास से। उस टाइम पे एक फोटो माने कोई इमेज अगर मुझे को डाउनलोड करना होता, मैं नॉर्मल नेटवर्क BSNL का यूज करता था, फोटो बिठाता था उसको पूरा इमेज खोलते खोलते कम से कम आधा घंटा लग जाता था। उसके बाद उसको प्रिंट देते थे, फिर वो प्रिंट को एक्सेस करता था, फिर उसका प्रिंट निकलता था। ऐसा हालत। कोई इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरना होता तो उसका फॉर्म आते आते 10 मिनट लगता था। ये शायद इतना स्लो था। बस वही थोड़ा बहुत उतना ही बहुत था, तब वो स्लो स्लो के साथ भी अडेप्ट हो जाता था। ठीक है, ऑटोमेटिक, अरे इतना तो मिल रहा है। हम तो गांव में थे, उतना वहां पर फैसिलिटी नहीं था। डिजिटल इसको बोलते हैं, डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं ना। हाँ हाँ, मेरा नेटिव में मैं पढ़ाई किया था झारखंड में। हाँ, तो वहां पर उतना नेटवर्क फैसिलिटीज था नहीं। हाँ 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 सर, बाई बर्थ मेरा स्कूल लेवल का एजुकेशन सब वहीं है, कॉलेज से यहाँ से। तो वहां पर जब मैं था ना, तो जो भी चीजें अपडेट होता था मैं टीचर्स को पूछता था। तो मेरे टाउन पे एक कंप्यूटर टीचर आया था, तो उनको डिजिटल नेटवर्क के बारे में मैं क्वेश्चंस किया था। तो उन्होंने बोला था कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता है ऐसे। तो नेटवर्क क्या चीज़ है कोलकाता का लोगों को पता चल गया था, बट हम लोगों को तो इंटरनेट क्या है नहीं पता। तो हमने जब पूछा कि इंटरनेट बताओ, तो उन्होंने मेरे को इंटरनेट को ड्रॉ करके दिखाया। हाँ, ड्रॉ करके मैंने कैसे इंटरनेट वर्ल्ड काम करता है उसने मेरे को एक डायरी में ड्रॉ करके दिया था। वो डायरी आज भी मेरे पास है, मिलेगा तो दिखाऊंगा। ठीक है, ये कैसे उन्होंने ड्रॉ किया। तो पूरा एकदम एक टावर दिखा के कैसे ये तार केबल बिछा के चलता है, वो सर ने मेरे को समझाया था। तो मैं बोला तो ये तो बस मैंने बेसिकली मेरे दिमाग में इंटरनेट बने एक इमेज है कि ऐसे करके इंटरनेट काम करता है, लेकिन वास्तव में इंटरनेट क्या है ये मैंने कभी यूज ही नहीं किया। बहुत मुश्किल से एक दिन इंटरनेट आया, किसी के BSNL का एक नेटवर्क आया, बहुत मुश्किल से सर ने सब हम लोग को ईमेल सिखा रहा।
तो हमने एक ईमेल बनाया उस टाइम पे, और भी कुछ सीनियर लोगों ने उस ईमेल बनाने का, तब बहुत बड़ा बात, ईमेल बना रहे ही बहुत बड़ी बात है कि आपका ईमेल आईडी है। जीमेल तब था ही नहीं, जीमेल तब आया ही नहीं, तब हॉटमेल होता था, याहू मेल होता था। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ईमेल अकाउंट मैंने बहुत बड़ा। तुम्हारा ईमेल अकाउंट है? हाँ, अरे तुम बहुत आगे हो। मेरा मामा का लड़की, उसका ईमेल, उसका वो भी हावड़ा में, गांव में मेरा मामा घर है, ठीक है, विलेज में। तो वो वहां से हावड़ा सिटी में कंप्यूटर सीखने के लिए आता था, सुबह आता था, शाम को जाते जाते शाम हो जाता था। तो उसने अपना ईमेल आईडी मेरे को चिट्ठी में लिख के भेजा कि दिस इज माई ईमेल आईडी, बंगाली में चिट्ठी लिखा, और तू मुझे ईमेल करना, मैं 1 हफ्ता बाद फिर से जब जाऊंगा मैं ईमेल देखूंगा। तो मेरे को, ये हावड़ा लाइन में एक जगह आता है, आंदुल बोल के एक स्टेशन आता है, शहर, हाँ आंदुल, तो आंदुल में वो कंप्यूटर सीखने के लिए आता था। तो मेरे को एक दिन बोलता है कि मैं मामा घर गया, तो मेरा दीदी मेरे 3 साल 4 साल बड़ी है, तो मेरे को बोलता है, हे चल ना, कहाँ ना, ईमेल खोलने का। तो सबको बोला कि मेरा काम है, हम लोग जाएंगे, क्या करना है ना, ईमेल खोलो। जस्ट इमेजिन करो क्या दुनिया था। ईमेल खोलने के लिए हम लोग ट्रेकर करके, गांव में ट्रेकर चलता है, ट्रेकर करके 1.5 घंटा ट्रेकर में बैठने के बाद, धूप में पसीना में, फिर कंप्यूटर सेंटर में जाके 10-20 टका जो भी साइबर कैफे में डाल के या कंप्यूटर सेंटर में बैठ के ईमेल खोल के, कौन कौन ईमेल भेजा, बकवास ही होता था ज्यादातर, उसको खोल के देखना, फिर ईमेल को बंद करना, फिर किसी को ईमेल भेजना, ये सब पंचायती मार के, फिर यही काम है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 2003 4 5 ये सब है। 3 4, ठीक है, 10 10, समझ रहे हो ये हाल। तो क्या जमाना से कहां पर पहुंचे। तो ये सब फील्ड में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आप जस्ट इमेजिन करो, क्यों वोडाफोन आइडिया का आपको 22,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन दिख रहा है, मैंने, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो ही नहीं रहा है उनका। मैंने, आज जो टेक्नोलॉजिकल एसेट है उनके पास, कल उसका डिप्रिसिएशन हो जा रहा है, बहुत खर्चा आता है। 17,000 18,000 करोड़ कमाने के बाद भी 22,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन। 2025 का डिप्रिसिएशन देखो, 21,973 करोड़, इस बार भी 19,000 करोड़ कमाया है। इनकम तो है, पर डिप्रिसिएशन देखो आप, बहुत ज्यादा है। व्हेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज वेरी हाई, कैसे कम करोगे, क्योंकि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी सेटअप है, अगर वो 2G या 3G है, मार्केट में 5G चल रहा है, कौन तुम्हारा वाला यूज करेगा। एसेट सही है, काम करता है। हाँ वही ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास मानो 2G 3G या 4G सेट है, मार्केट में 5G आ गया, तो वो 3G सेट का मार्केट का वैल्यूएशन चला जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन में दिखेगा। समझा, हो जाए अच्छे तो। देखो सर, फिर इसका, तुम अभी इसका और चीज, ये तो हो गया इसका ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग में जिसको दिक्कत, उसका फाइनेंस में भी दिक्कत, क्योंकि ऑपरेट करके कमाएगा तभी ना तुम इंटरेस्ट चुका पाएगा। बंगाली में एक कहावत है, एक मूवी में, टीवी में सुना था, ठीक है, मे भी जो लोग बंगाली हैं उन लोग मेरा बात को कनेक्ट कर सकता है। मतलब पगला खादी की चुलो चुली করে ही तो मरे, चुलो चुली माने मारपीट करता है, मैंने ऐसे नॉर्मली झगड़ा होता है ना, छोटा मोटा झगड़ा है ना, वो देखना पाड़ा के अंदर कभी कभी, ये उसको मारता है उसको मारता है, ये लड़की लोग के बीच में ज्यादा होता है, ठीक है, काइंड ऑफ दैट, इसको बोलते हैं चूलो चुली करना। चूलो चुली गाली नहीं है, इससे बड़ा गाली, हाँ, जैसे अभी बोका बोला था, उसने वो लेवल पे चला, तो बोला सर ने गाली दे रहा है, ठीक है, तो बोका का सेकंड लाइन में चला गया, ठीक है। तो चूलो चुली इज नॉट अ गाली, ठीक है, मतलब पागला खावी की चूलो चुली को ही तुम मरे जाओगे, मैंने काइंड ऑफ दैट, मैंने तुम खाएगा क्या, सारा पैसा तो डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में चला जाएगा।
बचेगा क्या? इसका इंटरेस्ट देख, इसका लॉस यहीं पर हो गया, 4,000 करोड़ का लॉस में है, इस साल 2,800 करोड़ का लॉस में, तो इसका इंटरेस्ट देख 25,765 करोड़ का इंटरेस्ट है, नहीं लॉस नहीं, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट माने खर्चा। 25,000 के साथ जब तुम 4,664 करोड़ को 44 करोड़ को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा ओवरऑल पीबीटी माने लॉस 30,000 करोड़ का हो जाना, माने दिस इज योर लॉस एंड दिस इज योर एक्सपेंसेस। तो कुल मिला के तुम्हारा 30,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया लॉस, माने नेगेटिव। इसमें अगर कुछ सरकार का कुछ हिसाब किताब है, रिफंड वगैरह अगर कुछ आया है तो ये देना है, ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने के बाद भी तुम्हारा मैंने सरकार का पुराना टैक्स इसका बाकी है, वो सब देना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा कर। 828 करोड़ का टैक्स दिया, तब जाके इसका 31,000 करोड़ का नेगेटिव है लॉस। अर्निंग पर शेयर 6.32 में लॉस, माने पर शेयर में 6.32 पैसा करके एक एक शेयर लॉस खा रहा, जो लॉस 2025 में थोड़ा कम दिखा रहा है, -4 पे है, उससे पहले तो और ज्यादा था, 7.25 पर शेयर में लॉस, 9.28, 15.40, ये जब आया था जब जियो बहुत मार्केट में, उससे पहले देखो। अरे आपने आपको मैनेज करते करते पागल हो जाएगा। ये टिका हुआ है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि बिरला ग्रुप का और भी बिजनेस है ना, इसीलिए बहुत बिजनेस है इसका। मैंने नॉर्मल अगर इसका सिर्फ यही होता ना, बंद होके अभी दिवालिया निकल जाती, बैंकरप्ट। समझ में आ रहा है? हाँ चलो, এই সবাই বুঝতে পারছে? हेलो, समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। अब तुमने प्रैक्टिकली चीजें देख लिया ना, अब मेरा काम आसान होगा, ठीक है। देखो, रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड डीपी। डीपी माने प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी ना सेम कॉन्सेप्ट है, माने सेम इन द सेंस प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर होते हैं। नॉर्मल बैंक कोई भी लोन जो कंपनी को देता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको दिमाग में रखो या कहीं पर भी अपनी भाषा में लिख के रखो। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट लेने वाला, मैंने कंपनी को शेयर के नाम पे पैसा दिया और कंपनी को लोन दिया, दो आदमी, मानो एक कंपनी है, मानो तुमने उसको लोन दिया और मैंने उसको प्रेफरेंस शेयर के थ्रू से पैसा दिया। तुम्हारे और मेरे साथ कंपनी का जो रिश्ता है वो कैसा है, मानो कंपनी विजेता का, ठीक है। अब विजेता के कंपनी में मैंने प्रेफरेंस शेयर दिया, मैंने कहा उसने मेरे को प्रेफरेंस इशू किया था, मैंने बदले में उसको शेयर के नाम पे पैसा दिया और बदले में वो मेरे को फिक्स रेट में डिविडेंड देता है, फिक्स रेट पे डिविडेंड में भी 12% डिविडेंड फिक्स्ड। और तुम उसको लोन दिए थे, वो तुम्हें फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देगा। तो ये दो जगह में लोन और प्रेफरेंस वाले सेम कैरेक्टर के दो, कि दोनों को फिक्स रेट में विजेता को पेमेंट करना है। अगर मानो तुमने 1,00,000 रुपया उसको लोन दिया तो 12% माने 12,000 रुपया विजेता तुमको एवरी ईयर पे करेगा, ठीक है, समझे। अगर मैंने 1,00,000 रुपया उसको प्रेफरेंस शेयर के नाम पे दिया तो वो भी मेरे को 12% रेट में 12,000 रुपया पे करेगा, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे सर तो फिर क्या फर्क पड़ा? सर फर्क है, बहुत बड़ा एक फर्क है। ये तो था सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज क्या है? डिसिमिलरिटीज समझते हो ना, मैंने मील नहीं अमील, ठीक है। डिफरेंसेस ये है कि आपने लोन दिया था, मैंने सोनम ने विजेता को लोन दिया था,
विजेता का कंपनी है, नाम है विजेता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब विजेता प्राइवेट लिमिटेड में सोनम ने जो लोन दिया और प्रलय ने प्रेफरेंस शेयर दिया। अब तुमने जब अपना जो भी इनकम करेगा, तुम्हारे इनकम पे पहला अधिकार किसका? सोनम का भी प्रलय का? सोनम का, क्योंकि उसने लोन दिया। आपका पहला प्रॉफिट जो भी होगा सबसे पहले वो टांग अड़ाएगा, भाई मेरा पेमेंट, और उसका पूरा लीगल राइट। उसका पेमेंट करने के बाद, इसके बाद बीच में सरकार है, उसका टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा इक्विटी को देने से पहले, किसको देने से पहले? इक्विटी को देने से पहले जो रहेगा वो प्रेफरेंस को जाएगा। हाँ, प्रेफरेंस के बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी को जाएगा। अगर प्रेफरेंस को देने के बाद कुछ बचेगा नहीं तो इक्विटी को जाएगा नहीं। तो समझ में आया डिफरेंसेस? तो प्रेफरेंस, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट दोनों ही फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। मैंने दोनों केस में ही कंपनी को अपने लोन प्रोवाइडर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट में पेमेंट करना पड़ता है। फिक्स रेट में पेमेंट करना पड़ता है। एक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, दूसरे को दूसरे को डिविडेंड देना पड़ता है ना। लेकिन देना तो फिक्स रेट में है ना। इसीलिए इन दोनों केस में रिस्क जो अराइज होता है इसे हम लोग फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला बन रहा है सर, प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डीपी। डीपी माने प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिवाइड करना है प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। डीपी माने प्रेफरेंस डिविडेंड को डीपी कहते हैं शॉर्ट में, डी उसके नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट डिवाइड करना है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद के प्रॉफिट्स। इसको अगर मैं थोड़ा सा तोड़ू, क्या करेंगे? तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। मैंने फॉर्मूला तोड़ेंगे। अगर आप लोगों ने पहले का सारा क्लासेस किया है आपके पास जरूर होगा। DFL इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I माइनस DP डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। DFL equals to EBIT divided by EBIT minus I minus DP divided by 1 minus T। सर इससे क्या बन गया सर? सर ये DFL का फॉर्मूला बन गया। लेकिन सर ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सर। देखो ये जो पॉइंट मैंने आपको अभी लिखाया कि सर व्हाट इज DFL, तो मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन माने दिस वन। एंड फिर मैंने बोला कि प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन माने दिस। अब EBIT क्या होता है सर? आप देखो अपना ऑपरेटिंग लेवरेज का कैलकुलेशंस ओपन करके मैंने आपको EBIT समझाया था, है ना, पूरा फॉर्मूला वाइज। रेवेन्यू कैसे आया था सर? P इंटू क्यू करके, है ना। P इंटू क्यू करके मैंने सेल्स, है ना। सेल्स से क्या दिखाया था? वेरिएबल कॉस्ट, है ना। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखो P इंटू क्यू से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ था V इंटू क्यू से, फिर वहां से कॉन्ट्रीब्यूशंस का वैल्यूएशन आया था Q को कॉमन लेके Q इंटू P माइनस V से, और फिर वहां से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके हमको मिला था EBIT माने Q इंटू P माइनस V माइनस F। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो याद जरूर रहेगा, और अगर रिवाइज नहीं किया है तो भूल गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं इसको वहां पर तो आपने
एग्जाम ओरिएंटेड या कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ा, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। रेवेन्यू जो भी हम कमाते हैं, इससे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद ये सारा एक्सपेंसेस है, देखो ये सारे एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल, पावर फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या मिला, एबिटा मिला। इसमें डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, पीबीआईटी और ईबीआईटी, है ना। तो अगर मैं ये बात करूं कि सर ईबीआईटी का मतलब है इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करने का पहले का प्रॉफिट, तो क्या ये कुछ गलत बात होगा? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले मेरा जो प्रॉफिट है वही तो ईबीआईटी, क्योंकि ईबीआईटी का जो आई है ना वही इंटरेस्ट होता है। ईबीआईटी से जब आई निकलेगा फिर पीबीटी आएगा। इसका मतलब इफ वी से कि सर कि प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड माने क्या, तो जवाब है ईबीआईटी, है ना। और प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड माने जब ईबीआईटी से आई निकल जाए, सरकार का टैक्स निकल जाए, उसके बाद जो बचेगा वही बनेगा प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, अगर नहीं है तो सारा के सारा इक्विटी का। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा इक्विटी का पैसा। सिंपल। माने ये जो नेट इनकम है, ये नेट इनकम माने पैट होता है, क्या होता है इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहला अधिकार प्रेफरेंस डिविडेंड का होगा अगर कंपनी का प्रेफरेंस डिविडेंड है तो। अगर नहीं है तो ये पूरा का पूरा पैसा इक्विटी का चला। ये जो ईपीएस है ना, ये ईपीएस इक्विटी वाले का होगा। जैसे वोडाफोन आइडिया से उसका शेयर होल्डर को कुछ मिल नहीं रहा, लॉस हो रहा है, लेकिन सर हमने तो इक्विटी शेयर में पैसा लगा के वोडाफोन आइडिया में कमाया। सर आपने कैपिटल गेन किया, कैपिटल गेन अलग बात होता है, और कंपनी का बिजनेस में पैसा लगा के उसके बिजनेस का डिविडेंड का पैसा कमाना वो अलग बात है। नहीं कोई बोल सकता है सर पता है हमने प्रॉफिट वोडाफोन आइडिया से काफी फायदा किया रिसेंटली। हाँ सर, वोडाफोन आइडिया मोटा मोटी 6 महीना पहले एक डिसीजन लिया था उसने ना, तो 6 महीना 1 साल हो गया होगा, मार्केट से ना 10,000 करोड़ का एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 10,000 करोड़ मार्केट से उठाया। आई थिंक 2024 के ऐसा ही टाइम था, 23-24 के आसपास। ठीक है, ये देखो 7% का शेयर बढ़ के 16% तक चला गया। तब मार्केट में मैं जब इसको क्लास में डिस्कस किया था तब 10% 12% समथिंग चल रहा था। तो मेरे को काफी स्टूडेंट ने बोला कि सर क्या करें, वोडाफोन ले गया। तो मैं बोला कि हाँ सर देखो इतना पैसा उठाने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल ले लो। तो 10 का शेयर लिया एपीओ में, मैंने आईपीओ जैसा होता है, आईपीओ तो इसका और क्या आएगा, आईपीओ तो आ चुका है। आईपीओ तो तब होता है जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आता है, जैसे अभी एचडीबी फाइनेंस आ रहा है, आज आ गया जाएगा शायद, है ना। लेकिन वोडाफोन आइडिया जब ऑलरेडी पहले आ चुका है ना, तो उसका और आईपीओ नहीं आएगा, उसका जो भी आएगा एफपीओ आएगा, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आएगा। तो ऑलरेडी 2023-24 के आसपास में आया। तो तब एक एक शेयर का दाम 10% चल रहा था, तो जो भी उस टाइम पे अप्लाई किया था उसको गेन मिला। और उस टाइम पे मैं जो लोग एफपीओ में पैसा नहीं लगाया था, मैं बोला था तुम नॉर्मल शेयर में लगा दो, क्योंकि एफपीओ के कारण इसके शेयर में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरे को मैं बोला था 14-15%, तो ये तो 16 तक चला। ये जो कमाई हुआ ना सर, जो इनकम, ये इनकम को कंपनी मैंने बिजनेस इनकम नहीं बोलते, ये कैपिटल गेन है, एक एसेट है, एसेट का वैल्यू मार्केट में बढ़ा, हमने सस्ता में लिया था, बेच के कमा लिया, फिर से देखो ना नीचे आ गया। तो ये इनकम अलग है, ये शेयर मार्केट में हम लोग करते हैं। लेकिन बिजनेस रिलेटेड जो एक्चुअल इनकम है वो उसके शेयर होल्डर को अभी तक लास्ट पिछले 5-7 साल में नहीं। इसका लास्ट फायदा कब था यहाँ पर है क्या? यहाँ पर लास्ट 10 साल से तो है ही नहीं। यहाँ पर रिकॉर्ड है 2017 से, लास्ट 8 साल में 2017 के टाइम पे इसका अर्निंग पर शेयर 0.67 नेगेटिव था। मैंने 17 के बाद से, मैंने जब से जियो आया
16 में जियो आया है, 16 में। जब से जियो आया है इसका सारा बैम्बू बना, क्योंकि जियो आते ही 4G लाया ना, और 4G को ऐसे रोल आउट किया, ये बेचारा फंसा। लेकिन तुम अगर 16 से पहले का डेटा, 17 से पहले का डेटा निकालो, तुमको वोडाफोन आइडिया में जरूर प्रॉफिट मिलता है, गारंटी, 100% गारंटी। फिर कहाँ मिलेगा? कंपनी की वेबसाइट में चले जाओ, उसका 2015, 16, 14, 15, 12, 13 ऐसा एनुअल रिपोर्ट निकालो। फाइनेंस समझते आए तभी ना एनालिसिस कर पाएगा तुम लोग, हाँ, नहीं तो कैसे एनालिसिस करेगा बोलो? कंपनी एनालिसिस सीखना है तो फिर फाइनेंस से ही तो सीखना है। यही बात मैं समझा समझा के पागल हो गया। तो नहीं समझा पा रहे क्या? देखो फाइनेंस का हर पार्ट किस तरह से कंपनी का बात को एक्सप्लेन करता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ईबीआईटी होता है, तो कोई गलत बात नहीं है। और प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड माने ईबीआईटी से मैं पहले क्या दूंगा? जैसे अभी जो विजेता के साथ हमारा डील हुआ था, विजेता पहला प्रॉफिट का हिस्सा किसको दिया था? सोनम को। सोनम क्या दिया था तुमको? लोन दिया था, तो लोन का इंटरेस्ट पहले पे होगा, इसलिए माइनस होगा। मैंने तुमको क्या दिया था? लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड एडजस्ट कैसे होगा? टैक्स दे के ना, इसलिए देखो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 - T, यानी 1 - टैक्स दे के जो बचेगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो ही जाके इसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी का होगा। सर समझे? हाँ सर बोलो। सर टैक्स को माइनस क्यों नहीं किए, डिवाइड क्यों किए सर? सर टैक्स को यहाँ पर डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। टैक्स एक्चुअली इसका ना डिटेल से एक फॉर्मूला आता है, फिर उस फॉर्मूले से ना ये फॉर्मूला डेवलप होता है, तो फिर इस तरह से इसको लिखना पड़ता है तुमको। तुमको दिखाते हैं। तुमको फिर ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे ईबीआईटी, ईबीआईटी से हम ऐसे लिख सकते हैं, माने इट्स काइंड ऑफ दैट, वो बचपन का मैथ्स है सर। तुम थोड़ा सा इसको ना घर पे करोगे, मैं इतना डिटेल्स में मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स में जाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे ही लोगों के दिमाग से ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा दिखाने का कोशिश करूँ। ए, तुम लोग बचपन में ऐसा क्वेश्चन नहीं करते थे कि जैसे मानो इधर कुछ अमाउंट होता है, फिर नीचे ऐसा कुछ होता है, फिर ये वाला हिस्सा को अगर तुमको करना है, तो यहाँ पर से 1 - ये जो एरिया है, फिर यहाँ पर 1 - T आके फिर इसके साथ इसको इंटू करना, हाँ, इसके साथ इसको इंटू करके फिर डीपी के साथ एडजस्ट करना, है ना? तो फिर 5, 6 का मैथ्स है, वो एडजस्ट करेगा ना, तो फिर वो फॉर्मूला रेडी हो जाए। तब फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ईबीआईटी से 1 - T निकलेगा, ऐसा निकलेगा। फिर ईबीआईटी माने किसे, इसमें ऐसा होगा ईबीआईटी, नेक्स्ट इसके नीचे आ जाता है 1 - T, ईबीआईटी इंटू 1 - T ऐसा होगा, और नीचे आ जाएगा ईबीआईटी इंटू 1 - T माइनस डीपी, ऐसा करके सिचुएशंस रेडी। ठीक है, ये बस एक मैथमेटिकल सिचुएशंस है, तुम इसको उतना ज्यादा, हाँ हाँ, फिर वो कट कट करके आता है ना, वही कॉन्सेप्ट से ये डेवलप। मैं इतना भी झमेला में नहीं जाना चाहता। डीपी इसीलिए वहां पर वो डिवाइड होके एडजस्ट हो जाता है, माने 1 - T, माने टैक्स एडजस्ट होके, माने टैक्स क्या कर रहे हैं हम तो, टैक्स अपने प्रॉफिट के ऊपर दे रहे हैं, है ना? तो टैक्स का एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज से हम टैक्स को एडजस्ट करने के बाद बचेगा जो, वो प्रेफरेंस कर रहे हैं, इसलिए डीपी को 1 - T के साथ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, बाकी आगे आगे क्वेश्चन होगा ना, मौका मिलेगा तो और दिखा दूंगा। ठीक है शुभम? सर इन मोस्ट केसेस, फॉर्मूला लिख लेना, वही वाला फॉर्मूला याद रखे सर जो अभी दिखा है। आप एक चीज लिखो अभी, इन मोस्ट केसेस प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड बिजनेस में दिखता नहीं है। ठीक है, एंड द फॉर्मूला बिकम्स
DFL equals to EBIT divided by PBT. EBIT divided by PBT. माने अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो टैक्स भी एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो टैक्स एडजस्ट करके देना, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ, इसको बोलते हैं आफ्टर टैक्स आइटम। प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या बोलेंगे? आफ्टर टैक्स आइटम। प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों को टैक्स के बाद ही पैसा मिलता है, समझ रहे हैं? तो दैट्स आफ्टर टैक्स आइटम। और इंटरेस्ट क्या है? बिफोर टैक्स आइटम। प्रेफरेंस भी आफ्टर टैक्स है, इक्विटी भी आफ्टर टैक्स, दोनों आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो ठीक है, सरकार छोड़ेगा नहीं, लेकिन लोन वाले का इंटरेस्ट पहले देना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो DFL इक्वल्स टू EBIT बाई PBT होगा। PBT माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, और EBIT माने तो आप समझ ही गए। जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तब आपका फॉर्मूला ये वाला यूज ना करके आप ये वाला यूज करें, समझे कि नहीं? अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस के बारे में कुछ है ही नहीं, या एक्चुअल ओरिजिनल कंपनी में क्वेश्चन माने ओरिजिनल में भी मानो नहीं है, ठीक है, तो फिर PBT, अगर प्रेफरेंस है ही नहीं तो प्रेफरेंस का एडजस्टमेंट भी नहीं करना है। और बेसिकली PBT कहां से आया? सिर्फ EBIT से इंटरेस्ट निकालने से PBT आता है। ये EBIT है ना, यहाँ से इंटरेस्ट निकाल देने से क्या आता है? वही तो बताया, समझ में आ रहा है? बोला था ना, जो ओरिजिनल कंपनी एनालिसिस होता है वैसा ही सिखाऊंगा। बहुत कोशिश करके मोटा मोटी पौने तक तो चलेगा। हाँ, आधा घंटा और तो पढ़ाऊंगा इसे। तो DFL इक्वल्स टू EBIT बाई, ठीक है। तो अगर ये दोनों केस समझ में आ गया तो लेट अस एनालाइज द फॉर्मूला। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, एग्जाम्पल बिजनेस के बारे में। हायर दी level of interest and preference dividend, higher the DFL। माने अगर बिजनेस में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा है माने, तो फिर मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल लेवरेज भी ज्यादा है, ठीक है, माने ज्यादा ऑब्लिगेशंस आ जाएगा ना। सेकंड में और एक बुलेट देखो, लिखो सिंस DFL is an इलास्टिसिटी मेजर। क्या मेजर? इलास्टिसिटी। DFL क्या मेजर करता है? इलास्टिसिटी मेजर करता है। किस चीज का? इलास्टिसिटी मेजर। इट इज डिफरेंट at different level of EBIT. It is different at different level of it is different at different level of EBIT। इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज से हम बेसिकली बिजनेस का इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। इलास्टिसिटी माने बिजनेस में DFL माने क्या? EBIT से EPS तक का जर्नी। कहां से कहां तक का जर्नी? EBIT से EPS तक का जर्नी। और पूरा जर्नी क्या है? पूरा जर्नी रेवेन्यू, सेल से EBIT का जर्नी एक होता है, सेल से EBIT तक का जर्नी एक होता है, माने जो ऑपरेटिंग के साथ डिपेंड करता है। और EBIT के बाद से जो जर्नी स्टार्ट होता है वो EPS तक चलता है, और वहां पर मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एटसेट्रा, जो मैंडेटरी पेमेंट कंपनी को करना पड़ता है, मैंडेटरी। और कोई भी चीज मैंडेटरी है वही रिस्क।
कोई भी पेमेंट अगर मैंडेटरी है तो रिस्की ना, क्योंकि नहीं करने से जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट केस, ये केस सब लग जाएगा, वही तो रिस्क होता है। जो पेमेंट मैंडेटरी है वही पेमेंट रिस्क, जो मैंडेटरी नहीं वो रिस्की नहीं। हाँ, इक्विटी का पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता। हाँ, तभी तो रिस्क है, सब मैंडेटरी है। और मैंडेट टैक्स देना मैंडेटरी नहीं ना, लॉस करोगे तो थोड़ी ना देना। लेकिन लॉस होने से इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। लॉस भी हो जाए, लोन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। लॉस होने से टैक्स बच सकता है, मैंने बच सकता है। अगर 5 साल से मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं किया तो मैं 1 पैसा सरकार के घर में नहीं दूंगा, इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा, अगर रेंट चला रहे हो बिजनेस तो रेंट भी देना होगा, एसेट होगा तो डिप्रिसिएशन भी होगा, वो तो तुम बचा ही नहीं सकते। और प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा भी लॉस होने से अभी नहीं देना है, लेकिन बाद में देना पड़ेगा, बाद में देना है, नहीं तो फिर वो लोग मुश्किल कर जाएगा। इक्विटी वाले का कोई लीगल क्लेम किसी तरह से जनरली नहीं आता, मैंने सिर्फ चोरी चमारी का बात अलग है, मैंने मानो मैनेजमेंट चोरी करके सारा पैसा लोगों का मार लिया, वो अलग बात है। बट अगर बिजनेस फेलियर है, इक्विटी वाले कुछ नहीं बोलोगे, सब्जेक्ट टू बिजनेस। Since DFL is the elasticity measure, it is different at different level of EBIT. जैसा जैसा EBIT होगा वैसा वैसा मेरा EPS होगा। लेटेस्ट डिफाइन the financial break even point, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग इसको एक अलग से नाम दे देते हैं, EBIT स्टार। क्या नाम दिया? EBIT स्टार। नॉर्मल EBIT और EBIT स्टार में एक फर्क होता है। BEP ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस। नॉर्मल EBIT और EBIT स्टार में एक फर्क। EBIT स्टार का मतलब बिजनेस का उस लेवल का सिचुएशन, इट इज that level of EBIT, it is that level of EBIT at which EPS equals to 0। अगर मैं EPS को यहाँ पर फिर से एक बार पुट करूं तो EPS का फॉर्मूला को तोड़ते हैं, कैसे होगा फॉर्मूला? ये डिपेंड करता है कौन सा डेटा अवेलेबल है, उसके ऊपर क्वेश्चन में क्या करोगे, इसीलिए फॉर्मूला तोड़ के भी लिखाया जाता है। ऐसे तो EPS इक्वल्स टू 0 लिखा दिया, बट EPS का अंदर क्या है? EBIT से इंटरेस्ट माइनस होता है, वहां से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है, फिर जो बचेगा वो ना जाएगा EPS के लिए, है ना? ये सब कुछ बचने के बाद जो रहेगा वही तो EBIT से मैं इंटरेस्ट जाएगा, फिर वहां से उसके बाद सरकार का टैक्स एडजस्ट करके प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, फिर जो बचेगा वो इक्विटी का होगा, फिर वो जो पैट या नेट इनकम होगा उसको जब नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो EPS आएगा ना, इसीलिए EPS का ही फॉर्मूला आया ना। क्या चीज को? EBIT माइनस आई माइनस DB डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये पहले भी लिखा हुआ है, पेज पे पलटना दिख जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट क्लास में भी लिखा हुआ है, चेक करिएगा, EPS का फॉर्मूला में पहले भी लिखा गया। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट किया, मैंने नॉर्मल EPS की जगह EPS का फॉर्मूला दिया। क्यों? फॉर्मूला कैसे बना? मैंने बनाया क्या? फॉर्मूला तो बस किसी भी चीज को समझने का एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन जनरली हमारा नॉर्मल लेवल एजुकेशन में क्या चलता है? पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना, और उसी को रटते रहते हैं। देखो
सबको लगता है जिंदगी फार्मूला से बना है, जिंदगी फार्मूला से नहीं बना, फार्मूला जिंदगी से बना। ठीक है, बचपन में कोचिंग जाते थे, बचपन में कोचिंग जाते थे, सर पूरा एक फार्मूला का शीट दे देता था, ठीक है, मैथ्स का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, ए क्यूब बी क्यूब, याद है, याद आ रहे हैं ना? सच में अच्छा लगता था तुम्हें? मैं तो इतना डरता था सर, आज भी अगर कोई सामने मेरा रख देना, और डरता था। एलजेब्रा का फॉर्मूला देखते ही ना, मैं जब कोचिंग में घुसता था, अगर मैथ्स का कोचिंग है उस दिन, मेरा हार्ट बीट, अगर उस दिन कोई अगर पेस में मैंने लगाएगा वहां हार्ट बीट सुनने का, वो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। और मेरा टीचर बहुत बेकार था, जहां पर मेरे को पापा ने डाला, बहुत बेकार टीचर था, सिर्फ मारता था, सिर्फ मारता था। ठीक है, समझाना कुछ नहीं, सिर्फ मारो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी तो याद है मुझे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद तो छोड़ो, मैं लिख ही नहीं पाया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना है। मैं एक्चुअली पूरा डर गया, और माथा काम नहीं कर रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। ठीक है, और मेरे को ये चिंता है कि मेरे को ना सर मार रहा है, इसका चिंता ज्यादा नहीं था, मेरे को खराब ही लगता था आसपास में बाकी लोग जो देख रहा है, प्रेस्टीज बड़ा था मेरा, बड़ा प्रेस्टीज इशू था। हाँ, प्रेस्टीज मेरा बचपन से बड़ा ज्यादा है, मैंने प्रेस्टीज इन द सेंस कि मेरे से हो नहीं रहा है, ये चीज मेरे को सबके सामने एक मेरे क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन मार्क है, और ये चीज मेरे को सहन नहीं होता था, इमेज खराब, और लेकिन मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। मैंने इसको बोलते हैं जले पे नमक, बहुत हालत खराब होता था मेरा, ट्यूशन मिस नहीं करता था, लेकिन एक्चुअली वो टीचर समझाता नहीं था, और मेरे को थोड़ा समझने का कीड़ा है, और बिना समझ के मैं कोई भी चीज ना मैं याद नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर पाता। हाँ, मैथ तो कभी नहीं, अकाउंट तो बात नहीं। अगर सच बोलो तो मेरा ऑलवेज फेवरेट रहा है स्कूल लेवल में जियोग्राफी। टेंथ में जब पढ़ते थे केमिस्ट्री बड़ा पसंद आया था, नंबर भी 80 प्लस आया था। हाँ, उस टाइम पे, तब मैं एक बार सोचा भी था केमिस्ट्री ऑनर्स करूंगा। बायो बायो बचपन में मुझे अच्छा लगा, आज भी मुझे साइंटिफिक नेम पूछो मैं बहुत चीजों का बोल सकता हूँ, मैं मतलब नाम तुमको कम से कम 20-25 साइंटिफिक नेम आज अभी भी बोल सकता हूँ, इतना याद है। बायो सही था, खराब नहीं था, बचपन का बात। फिजिक्स उतना अच्छा नहीं लगता था, मैंने समझ कम पाते थे। केमिस्ट्री ठीक ठाक था, बट बेस्ट मेरा बेस्ट फेवरेट था सर जियोग्राफी, आज आज हम्म, इतना आया था, ज्यादा नहीं, 70-75 आया था, नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर से। मैम जियोग्राफी में बोर्ड एग्जाम से पहले फेल किया था मिसेस ने, ठीक है, बोर्ड एग्जाम उसका, उस बाकी बाकी सब में सब उसका 80-90 ऑलवेज, ठीक है, मैथ्स में तो वो 100 में 100 लाता था, लेकिन उसका जियोग्राफी में जीरो हालत था। एग्जाम से पहले रोने बैठा जियोग्राफी के कारण, क्योंकि उसमें फेल, मैंने पूरा फेल। फिर मैं बोला तो चिंता ना कर, मैं तेरे को जियोग्राफी समझा दूंगा, ठीक है, नोट लिख लिख के देता था, समझाता था, समझ लेता था, और बाकी उससे मैं मैथ्स लेता था। ठीक है, तो ये डील हुआ था हम लोग के बीच, ठीक है। तो बाद में उसको जियोग्राफी में मिला सर 88, हमको मिला 75, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो नंबर से तो इसीलिए इसीलिए तो मैं बोलता हूँ 10 क्या उससे ज्यादा, ठीक है। तो लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, नंबर से क्या हुआ, जिसको जो आता है वो आता है। हम तो, तुम मेरे को कहीं पर भी खड़ा कर दो, 2 मिनट मेरे को बस टाइम दे दो, सूरज ना भी रहेगा ना, मैं तुमको ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बता सकता। बॉम्बे में गया था किसी रिलेटिव के घर में, छत पे सोया हूँ,
तो एकदम समुद्र किनारे जुहू बीच बोलता है ना, वहां पर मेरा एक रिलेटिव था। तो उसके घर में छत पे सोए हैं, रात को गर्मी लग रहा है, समुद्र किनारे है, हमने चलो छत पे सोते हैं, मच्छर काटा वो अलग बात है। तो प्लेन आ रहा है, तो प्लेन का दिशा देख के मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेन कहाँ से आ रहा है। तब मेरे को कंपनी का नाम पता नहीं था कि कौन सा एयरलाइंस चलता है एक्सेट्रा। तो जो वहां का मेरा जो रिलेटिव जो भैया लोग थे, मैं उनको ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ये प्लेन शायद दुबई से आ रहा है, ये प्लेन प्रोबेबली दिल्ली या कोलकाता से आ रहा है। तो बोलते हैं भाई तुमको कैसे पता। तो मैं बोला देखो वो समुद्र के उस साइड से आ रहा है और समुद्र के उस साइड में अरब है। कोलकाता वाला प्लेन कैसे समुद्र के उस साइड से आ सकता है। तो मेरा पैर छूने लायक हालत में आ गया था। तो भाई तेरा इस एज में तू कैसे जानता है ये चीज। बोले नहीं मेरे को ज्योग्राफी अच्छा लगता है, तो मेरे को मैथ्स पूछा ना, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो अलग बात है, किसी किसी चीज में थोड़ा रुचि आ जाता है। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, और मैं कभी जिंदगी में नंबर को तवज्जो दिया ही नहीं। मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ नंबर से क्या होगा, तुमको कुछ आता है तुम देखना वही चीज तुमको आगे लेके जाएगा। क्या करेगा तुम नंबर लेके, नंबर आ जाए तो खुशी मना, बोनस। देखो ना, जो लोग आज भी नंबर के पीछे दौड़ भाग रहा है ना, उनका हालत क्या हो रहा है आगे जाके कहाँ। और जिनको नंबर से फर्क ही नहीं पड़ा था, नॉलेज से फर्क पड़ा था या कुछ जान गया, तो आज कमा रहे हैं। देख लो, आप लोग तो मैच्योर हुए हो, देख लो आप नंबर वाला स्टूडेंट कितना कमा रहा है, और जो थोड़ा सा स्मार्ट बंदा था वो कितना कमा रहा है, देख लो आप। नंबर वाला अगर मानो एक जॉब मिल गया ना, बस वहीं पर पड़ा है, वहीं पर है, वहीं पर है। नंबर से तुम एक सर्टेन लेवल तक जा सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम गगन छू सकते हो। मैं तो इसको हमेशा मैं मेरा बच्चा को मैं बोला तो फेल कर ले फर्क नहीं पड़ता, कुछ जान लो। क्योंकि अगर मैं तो नहीं रहूंगा, ऑब्वियस बात है, अगर सब कुछ नॉर्मल, जैसे मेरा पापा भी मेरे से पहले जाएगा जनरल, है ना, तो हर कोई छोड़ के जाता है, बट बच्चा अगर थोड़ा कुछ सीख लिया ना, तो फिर माँ बाप चैन से मर सकते। क्यों, खा लेगा। माँ बाप को चिंता होता है ना कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। देखो चलो, अच्छा। ये फॉर्मूला लिख लिया तुमने, तो यहाँ पर जीरो बिठाओ सर, ईपीएस इक्वल्स टू जीरो। फिर ईपीएस की जगह सब्स्टिट्यूट करके ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ईबीआईटी स्टार ढूंढ रहे हैं ना, तो एक चीज करेंगे, एक सेकंड सर, इंपॉर्टेंट कॉल देना। अच्छा, हे चलो 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 चलो। तो ईबीआईटी स्टार, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज मैं गलत लिखी, मैं गलत इन द सेंस, क्योंकि मैं ईबीआईटी स्टार डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप इस ईबीआईटी के माथे पे भी स्टार लो, ठीक है, क्योंकि हमें ईबीआईटी स्टार ढूंढना है। मैं बता रहा हूँ कि क्या ईबीआईटी स्टार और नॉर्मल ईबीआईटी में क्या फर्क है। अब मैं एक काम करता हूँ सर, अगर मैं इस ईबीआईटी स्टार को बाहर निकलता हूँ, मैंने इसको यहाँ निकालना है, अगर इस ब्रैकेट से ईबीआईटी स्टार को तुम बाहर कर दोगे, तो इक्वल्स के इस पार वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी नीड जस्ट ईबीआईटी स्टार। तो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिक मैथ्स है, ईबीआईटी स्टार इक्वल्स टू, वो वन था ना ब्रैकेट के अंदर माइनस पे, तो माइनस जब ब्रैकेट के उस पार पे है इक्वल के, तो जब इस पार आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर आ गया प्लस हो गया, सही किया ना विजेता। देखो मेरा मैथ ढीला है, ठीक है, वन प्लस
अच्छा डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, वो भी माइनस पे था ना, तो उसको भी जब इस पार लेके आ जाएंगे उसका भी आगे प्लस आ जाएगा, तो डीपी बाई 1 माइनस, ठीक है। 10 एट ईबीआईटी स्टार, ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट करो, तो आई नहीं सर, 1 नहीं सर, इसको आई बोलते, आई आओ 1 नहीं, आई हाँ, इंटरेस्ट। EBIT star equals to interest, EBIT star equals to interest plus DP divided by 1 minus T. अब EBIT star में DFL is undefined. EBIT greater than EBIT star, DFL is positive. EBIT less than EBIT star, DFL is negative. DFL is, देखो देखो सुन, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा है। EBIT स्टार माने उस लेवल का EBIT जिस लेवल पे आके EPS 0 होता है। सर वोडाफोन आइडिया पिछले 10 साल से 8 साल से EPS 0 करने के लिए पागल हो रहा है, लेकिन अभी तक EPS को 0 नहीं कर पा रहा। कोई भी न्यू कंपनी ले लो, ओला इलेक्ट्रिक, ओला देखो EPS देखो, पिछले कुछ सालों से, ये तो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, 21 साल से डेटा है इसका, EPS माइनस 4.2, 7.53, 8.10, 5.48, अभी तो और बढ़ गया 11.6। अभी भी अपना EPS ढूंढ रहा है 0 में पहुंचना, 0 पहुंचेगा फिर जाके पॉजिटिव देख पाए, लेकिन कोई भी बड़ा कंपनी उठा लो, एयरटेल ले लो सर वोडाफोन के साथ, इसको भी काफी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन इसने अपने आप को कैसे कवर अप किया देख। 2017 में इसका भी हालत खराब हुआ था, देखो 2017 में तुम इसका EPS देख रहे हो 8.57 हाँ, लेकिन 2020 में देखो आप क्या हालत हुआ इसका, -64.41, देख पा रहे हैं कि नहीं, देखो 27, फिर 2022 में देखो, पिछले 3 साल से 20-21 में बहुत दिक्कत में पड़ा, फिर 22 से फिर अपने आप को सुधारा, 7.41, 14, 12, 58, 59। Hats off. Hats off to their management. कैसे गिरकर उठा जाता है प्रमाण दिखता है, समझ में आ रहा है सर। तो 0 के लिए तरस जाते हैं सर, पहले 0 पे पहुंचेंगे तब ना ये पॉजिटिव लाइन आएगा। तो हम बस वही बात करने का कोशिश कर रहे हैं सर, कि EBIT स्टार माने उस लेवल का EBIT जहां पर मेरा EPS 0 बनेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको क्या बोला कि EBIT स्टार में मेरा फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, अनडिफाइंड है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मैंने प्रॉफिट भी नहीं किया, मैंने लॉस भी नहीं किया, इसलिए DFL क्या हो गया, अनडिफाइंड। लेकिन अगर मेरा नॉर्मल EBIT माने EBIT स्टार नहीं, नॉर्मल EBIT अगर EBIT स्टार से ज्यादा होता है, इसका मतलब मेरा DFL पॉजिटिव है, माने मैंने लोन लेके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया। लेकिन मेरा नॉर्मल EBIT अगर EBIT स्टार से भी कम है, तो मेरा फाइनेंशियल लिवरेज नेगेटिव है, माने मैंने लोन लिया लेकिन मेरा बिजनेस को अभी तक मैंने प्रॉफिटेबल नहीं कर पाया। बोलो बात समझ में आया। माने हर बिजनेस इस EBIT स्टार के लिए तरसते रहते हैं, जब तक ये EBIT स्टार नहीं आता ना, रात का नींद नहीं। हाँ
जोमेटो, पेटीएम, चेक करो, नाइका, कोई भी नया न्यू ब्रांड जिसको भी जानते हो चेक करो कि क्या हालत है। न्यू बिजनेस को ज्यादा होता है। पुराना बिजनेस अगर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, जैसे वोडाफोन आइडिया है ना, इसका अलग बात। ये सबको बात यहां तक समझ में आए? बोलो रे। हाँ सर। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन कर लोगे तो मान लूंगा। कंसिडर the following capital structure. %12 टर्म लोन, मैंने बैंक से लोन मिला। कितना लोन लिया? 500 लाख का। 10,000 का इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each। तो 10,000 शेयर अगर 100 रुपया करके होगा तो कितना होता है? 10 लाख ना। बिजनेस के पास पहले से ना कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 290 लाख। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, पुराना प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड माने कंपनी अभी बिजनेस पे पैसा लगा रहा है 800 लाख। दे ऑलरेडी गिव यू डीएफएल। डीएफएल का वैल्यू दिया है 3, कैलकुलेट करके दिया। कंट्रीब्यूशन is to be found at फाउंड आउट। अच्छा फाउंड आउट नहीं, देखो कंट्रीब्यूशन मिला है फाउंड आउट गिवन दैट। so basically आपको कंट्रीब्यूशन ढूंढना है। कंट्रीब्यूशन इज टू बी फाउंड आउट गिवन दैट DOL इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन में DFL भी दे दिया, DOL भी दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, सरप्लस रिजर्व भी दे दिया, इक्विटी शेयर का वैल्यूएशंस भी दे दिया, 12% टर्म लोन पे 500 लाख का लोन है वो भी दे दिया। आपको ढूंढना है इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो। कंट्रीब्यूशन माने सेल से वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के बाद जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन। आपको वो कंट्रीब्यूशन ढूंढना है इतना सारा इंफॉर्मेशन के बीच से। इजी है, इजी है, ज्यादा चिंता मत करो। कैसे कर सकते हो? जो जानते हो, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले उसे पुट करो। जैसे DFL का फॉर्मूला। अच्छा क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है? नहीं। तो व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड व्हिच फार्मूला शुड बी चूजन? दो फार्मूला सिखाया ना, EBIT बाय PBT है ना। DFL का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, देखो 3 दिया है। EBIT का बारे में कुछ बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोला है ना। EBIT के बारे में अभी तक कुछ बोला है? तो EBIT डिवाइडेड बाय, अच्छा PBT का मतलब क्या होता है सर? EBIT को PBT को तोड़ो सर। PBIT माने EBIT माइनस इंटरेस्ट। हेलो, EBIT से इंटरेस्ट देने पे तो PBT बचता है। तो PBT दिया था, मैं PBT को तोड़ के EBIT बाई माइनस आई कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन मिला इसको। अच्छा आई कितना है देखो, तो आई का वैल्यू है पता है सर, 3 इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस आई। आई माने इंटरेस्ट। 500 लाख का लोन था, 12% का इंटरेस्ट था, तो कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं?
500 लाख का 12% कितना होता है? 60 lakh. 60 लाख. एक काम करते सब रुपीज इन लैक्स करते हैं, ठीक है, मतलब सब लैक्स के हिसाब से हम लोग हिसाब कर रहे हैं. तो 60 लाख का हो गया ये. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका. तो एक काम करते 3 EBIT है ना इक्वल इस पर क्या आएगा 3 माने 3 अगर इधर रह जाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, मैंने अगर डायरेक्टली क्रॉस भी कर सकते हैं. आप लोग को आता है ये सब मैथ्स करना, बचपन वाला चीजें हैं, करो ना प्लीज. 3 EBIT माइनस 180 मैंने 60 के साथ 3 का इंटू होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, 60 के साथ 3 का और इस EBIT के साथ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 का. तो 3 EBIT माइनस 180 इक्वल्स टू EBIT. फिर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 3 EBIT से ये वाला EBIT इधर आ जाएगा, तो 3 से अगर एक EBIT चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 EBIT. ये सब बचपन का अलजेब्रा कर रहा हूँ और कुछ नहीं. फिर 180, 90 लाख फिर EBIT का वैल्यू कितना आएगा 90 लाख. माने 180 से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरा EBIT बन गया 90 लाख, है ना, बन गया ना सर EBIT. तो जैसे EBIT 90 लाख का मिल गया मुझे, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा. अब क्वेश्चन के अंदर DOL का इंफॉर्मेशन गिवन था. DOL इक्वल्स टू क्या है, देखो DOL का फॉर्मूला पहले क्लास में लिखा था, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT. सर 180 लाख होगा. हाँ सर वेरी गुड. कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, तो DOL का वैल्यूएशन दिया है कितना 2, है ना, कंट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन ही एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है. EBIT तो अभी निकाल लिया 180. तो एक काम करो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगेन, तो सर EBIT 90. EBIT ओ अच्छा EBIT 90 सॉरी. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 90 इंटू 2 180 लाख. ये आंसर. क्वेश्चन देख के घबराने का नहीं, क्या डिटेल्स दिया है क्या तुम जानते हो पहले उसको पुट करो, फिर उसी से इधर उधर 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 करते करते डेस्टिनी पे पहुंच जाओ. समझे. जो कि समझाना था समझा दिया. एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, बता दो क्या. अगर किसी को घर जाना है जल्दी है तो जाओ, छोटा सा पॉइंट लास्ट पे थोड़ा सा कर लेना, नहीं तो मैं 5 मिनट में लिख लो. डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, एक्चुअली DCL हो गया, सॉरी DFL हो गया, DOL हो गया, है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज भी बता दिए, फाइनेंशियल लेवरेज भी, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिए. अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के DTL करना है. मैंने डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, मैंने बिजनेस को दोनों रिस्क फेस करना पड़ता है, तो दोनों को जोड़ते कैसे और उसका फॉर्मूला कैसे बनता है. तो डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DTL और DCL, ये किस लिए होता है, रिस्क ड्यू टू ऑल. ड्यू टू ऑल माने ड्यू टू फिक्स्ड खर्चा, माने F माने फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस माने यू नो दैट रेंट एंड डेप्रिसिएशंस, है ना, लिख के रख लो नहीं तो भूल जाओगे. मैं तो F लिख के छोड़ दूंगा बट तुम बाद में ढूंढोगे क्या F है ये, हाँ, है ना. आप लिख के रखो सर. क्या बोला, भूखा रहो और बोका रहो. जिंदगी में बोका रहना बहुत जरूरी होता है. अपने आप को जितना बोका मानोगे उतना डेवलप करो. F माने फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंस माने रेंट एंड डेप्रिसिएशन एटसेट्रा. I फॉर इंटरेस्ट, DP माने प्रेफरेंस डिविडेंड. ये सब खर्चा बिजनेस को मैंडेटरीली करना होगा, और मैंडेटरी खर्चा माने ही रिस्क. तो टोटल लिवरेज अभी तक जो जो पॉइंट कवर अप किए हैं सारे कारण से टोटल लिवरेज बनता है. तो अगर तुमको फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलोगे ना सर, प्रॉफिट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, प्रॉफिट जस्ट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट
just after fixed cost, interest and preference dividend, है ना? फिर इसको अगर मैं थोड़ा तोड़ दूं, प्रॉफिट जस्ट बिफोर फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन का प्रॉफिट माने क्या? वो कंट्रीब्यूशन का एकदम स्टार्टिंग वाला पेज में चले जाओ, देखो वहां पर मिलेगा तुमको Q इंटू पी माइनस बी। फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने से पहले तुम्हारा जो प्रॉफिट आया था, माने सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट में तुम्हारा जो प्रॉफिट हुआ था, जब फिक्स कॉस्ट को भी लेस उसके बाद किए थे, तो फिक्स कॉस्ट को लेस करने से पहले का जो सिचुएशन है वो वाला पुट किए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, P इंटू क्यू, V इंटू क्यू, क्यू कॉमन लेके Q इंटू पी माइनस, एकदम लेवरेज का पहला क्लास के अंदर ही तुमको ये पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ से डिवाइड किसको कर रहे हैं? प्रॉफिट जस्ट आफ्टर दीज ऑल थिंग्स। कैसे करोगे? Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई माइनस डीपी विद एडजस्टेड विद टैक्स 1 माइनस, ठीक है? तो ये बन गया आपका टोटल लेवरेज का फॉर्मूला। लिख लिए? देखो सर, ये जो भी मैं लिखा रहा हूं, जैसे एग्जाम में ना आप जनरली जल्दी जल्दी जो लोग एग्जाम बैठेगा फाइनेंस का, किसी भी तरह का, सीए हो, सीएफए हो, सीएमए हो, व्हाट एवर बी दी एग्जाम, वहां पर इवन एनआईएसएम का भी कुछ एरिया है, वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा, आप जनरली ये जो प्रॉफिट जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, इतना आपको लिखने का उधर जरूरत नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखा रहा हूँ। एग्जाम में थोड़ी ना तुम इतना सारा चीज लिखोगे, तुम सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे और आंसर करो, एग्जामिनर तुम्हारा सारा चीज नहीं देखेगा। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ? ताकि आपको पढ़ने के टाइम पे याद रहे कि भाई क्यू इंटू पी माइनस बी माने क्या, क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई माइनस डी पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी माने क्या, ठीक है? आपको अगर माने नहीं पता तो आप याद नहीं रख पाओ, और फॉर्मूला रटना बाद में, पहले समझना होता है, समझे? नहीं तो लोग सिर्फ फॉर्मूला रट रट के कितना याद रखोगे? फाइनेंस में इतना फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला, मैं कोशिश करता हूँ जितना कम फॉर्मूला याद रखना, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पर इफ प्रेफ डिविडेंड नॉट गिवन, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने प्रेफ डिविडेंड अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? इफ प्रेफ डिविडेंड इज नॉट प्रेजेंट, तो फिर आपका टोटल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। हाँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखो, कंट्रीब्यूशन ऐसा करो, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये तो होना ही था, क्यों? लिख दो, ये वो तो होना ही था। डीओएल इंटू डीएफएल, एग्जाम में मत लिखना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। डीओएल इंटू डीएफएल, डीओएल इंटू डीएफएल, डीओएल इंटू डीएफएल करके मिलता है क्या? डीटीएल और डीसीएल। अब तुमको डीओएल का फॉर्मूला निकालो, देखो तो डीओएल का क्या फॉर्मूला निकाले थे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआई, वेरी गुड सर। और डीएफएल का क्या फॉर्मूला निकाले थे जब लिवरेज नहीं था? ईबीआईटी बाय पीबीटी, है ना? अब इधर का ईबीआईटी इधर का ईबीआईटी काट जाएगा, है ना? क्या मजा आया काट के, तो क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी। इसीलिए बोला ये तो होना ही था, लेकिन ये तो सर फॉर्मूला वाइज आ गया, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बोल दिया मैं, ठीक है? हाँ 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 हाँ, लिखो, हो गया सर, एक दो और 2 लाइन लिख के हो जाओ। वाह, ये सबाई लिखेছে? হ্যালো,
অনলাইনে জিজ্ঞেস করছি। हाँ सर। ওকে, sir. ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो पूरा बिजनेस का एक ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना। जैसे हम लोगों ने फाइनेंस का देखा, ऑपरेटिंग का देखा, इसको हम लोग बोल देंगे क्यू स्टार। क्या बोलेंगे इसको? क्यू स्टार। क्यू स्टार क्यों? क्यू माने सेल्स होता है ना। क्यू माने सेल्स होता है, मैंने क्वेश्चन पे एकदम स्टार्टिंग से ही लिखा गया है। दैट इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी सेल्स, level of quantity sales at which EPS equals to 0। माने बिजनेस कितना सेल बढ़ाने से उसका अर्निंग पर शेयर 0 हो। जैसे ओला इलेक्ट्रिक अभी भी 0 नहीं कर पाया ना EPS, माने अभी भी उस सेल्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाया जहां पर जाके उसका अर्निंग पर शेयर 0 में आएगा, और 0 में आएगा तो ही पर शेयर का पॉजिटिव शेयर होल्डिंग आ पाए। ठीक है, तो उसका टारगेट अभी उतना सेल करने का है। अभी तो सिर्फ बैंगलोर साइड में ही ज्यादा सेल होता है, बाकी सब एरिया में उतना मार्केट नहीं बन पाया। सिटी के बाहर का लोग इलेक्ट्रिक बाइक नहीं खरीदता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक पंपिंग स्टेशंस, पंपिंग बने चार्जिंग स्टेशंस बन जाएगा, सिचुएशंस बेहतर होगा, तो लोग इलेक्ट्रिक के पीछे खर्चा करेगा। तो इसलिए उसका टारगेट अभी चलेगा। तो क्यू स्टार इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0। माने पूरा जो जो चीज हो सकता है, माने ईपीएस का फॉर्मूला में अगर सारा चीज आ जाए तो ईपीएस को तोड़ के लिखने से ये सारा चीज आ जाएगा। क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस ए माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एडजस्टेड विद टैक्स इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से क्यू स्टार को सिर्फ अलग करूं, क्यू स्टार क्या है? उस लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट जितना सेल करने से बिजनेस का ना तो लॉस होता है ना तो प्रॉफिट होता है, और जिसके बाद एक्चुअली बिजनेस को प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। हर बिजनेस इसी का इंतजार में होते हैं। तो अगर मैं क्यू स्टार को इक्वल के इस पर रख के और बाकी सारे चीजों को इक्वल के उस पर डालूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये तो P माइनस बी तो इंटू फॉर्म में है, माइनस ए माइनस आई और माइनस सारे माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करो, ए प्लस आई प्लस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, और ये P माइनस बी इंटू फॉर्म में है ना, तो जब इंटू फॉर्म डिवाइड के उस पर इक्वल के उस पर चले जाते हैं तो नीचे आ जाता है, डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और ये ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, इसको किससे डिनोट किया? नॉर्मल क्यू से नहीं, क्यू स्टार से। मैंने नॉर्मल क्यू और क्यू स्टार में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल क्यू मैंने नॉर्मल सेल्स, और क्यू स्टार मैंने वो सेल्स जितना सेल करने से बिजनेस का ईपीएस 0 होता है, इसी के टारगेट में बिजनेस रहता है। तो पहले पढ़ा डीओएल, फिर पढ़ा डीएफएल, अब मैं डीओएल डीएफएल का पूरा जर्नी को मार्च कर दिया इस फॉर्मूला के लिए। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस पूछेगा, सर कैसा क्वेश्चन जनरली होता है लेवरेज से, अगला क्लासेस से वही होगा, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट मान के सॉल्व कर। माने आप इतना समझ लो कि हम लोगों ने इतना अंडरस्टैंडिंग या बेस बना लिया। अब नेक्स्ट क्लास में एक कंपनी का डिटेल्स अगर हमारे पास हो, समझ में आ रहा है सर? एक कंपनी का डिटेल्स अगर हमारे पास हो तो ये रेवेन्यू से ईपीएस का पूरा कैलकुलेशंस, इवन डीपीएस का कैलकुलेशंस हम लोग निकाल सकते, इतना बेस हो। अब कैसे ये कंपनी करता है आपको समझ में, ठीक है? चलो आज इतना ही है, थैंक यू, बाय। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, मेरा थोड़ा फर्स्ट पेज का रह गया था। तेरा हमेशा रहे।